हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और 2 दिया जा चुका है। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें, वहाँ पे लिंक दिया जाता है। साथ ही आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पर आपको सभी चैप्टर मिलेंगे एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ दी जाएंगी जिसको आप पढ़ सकते हैं फ्री में बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मांडू के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए, जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सभी जगह इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही जो भी 11 या 12 के अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मांडू का जो किला है, तो वहाँ पर आप देखिए। और अब हम देखते हैं मांडू के विषय में थोड़ा डिटेल में। यहाँ इस तरह से बुक में पेज दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, हम आपको इसको बता रहे हैं। मांडू जो नगर है ये मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, मांडू कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है और यह समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। मांडू की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुरक्षित है। उसकी इसी सामरिक विशेषता को देखकर परमार राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास बनाया था। हुशंग शाह द्वारा 1401 से 1561 ईस्वी में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफ़ी मशहूरी पाई। ठीक है, मशहूर है। उसके बाद मांडू का इतिहास जो है वो सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा। मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोगविलास के लिए आया करते थे। उस समय मांडू जो है सरकारी, रिहायशी एवं आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। अपने आकार, विशालता और स्मारकीय के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन भवनों में गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और संगमरमर की सुलभता का लाभ उठाया गया था। मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला के अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण था। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें शाही महलों और नौकर चाकरों के लिए बनाई गई। रिहायशी इमारतें सरकारी कर्मचारियों के लिए, कार्यालय और रिहायशी भवन 2 कृत्रिम झीलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल, आपने सुना होगा हिंडोला महल, ये मांडू में है। तो एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है और जिसकी दीवारें बड़े बड़े असमानुपातिक पुस्तों पर टिकी हुई है। यह सुल्तान का दीवाने आम था, जहां आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर ढाल का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जहाज महल एक शानदार 2 मंजिल इमारत है, यानी कि जहाज महल भी मांडू में है, तो जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है। ये 2 मंजिली इमारत है और यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है और इसकी छत, बरामदे, बारजे और मंडप मानो पानी पर लटके हुए हैं। ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये पानी पर लटके हुए हैं। इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और वह ऐशो आराम व मन बहलाव के लिए इसे अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। इसमें नहरें व नालियां हैं और छत पर तरण ताल बना हुआ है। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिणी प्राचीर पर बना हुआ है, जहां से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बाज बहादुर के राजमहल में विस्तृत आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष और छज्जे बने हुए हैं। तो यहाँ पर मांडू के विषय में डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी हमारे, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आप इसे स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो जहाज़ महल आप देख सकते हैं, ये मांडू में है। जहाज़ महल कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जहाज़ महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में है। और
एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है। इस समय यह एक खंडहर की हालत में सुनसान पड़ा है। हुशंग शाह का मकबरा एक शानदार इमारत है। इसमें सुंदर गुंबद, संगमरमर की जाली का काम, ड्योढ़ियाँ, प्रांगण, मीनारे और बुर्जे देखने लायक है। इसे अफगान शैली के पौरुष मर्दानगी का उदाहरण माना जाता है। लेकिन इसका जालीदार काम जो है ये उकेरे हुए टोड़े और तोरण निर्माण के कार्य की कोमलता प्रकट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, ज़रूर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मांडू की जामा मस्जिद है। इसी में अब हम आगे ताजमहल के विषय में जानेंगे। तो आप देखिए ये ताजमहल की इमेज भी आपको, जो कि ताजमहल जो है 1632 से इस स्मारक के निर्माण में लगभग 20 साल तक का समय लगा और 20,000 कामगारों ने इसमें काम किया है। ठीक है, ताजमहल सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं इसके विषय में और भी। ताजमहल में मध्यकालीन भारत की विकासात्मक वास्तु प्रक्रिया जो है ये दिखाई देती है, जो कि अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। और ताजमहल की भव्यता व शालीनता जो है उसकी बहुत ही आडंबरहीन तथा सरल योजना व उठान है। इसके विभिन्न अंगों के बीच में समानुपात एवं सुडौलता देखने को मिलता है। संगमरमर के प्रयोग, यमुना नदी के किनारे उसकी स्थिति और ऊंचे आकाश में खड़ी उसकी भव्य इमारतों के कारण आती है। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। नीचे आपका यहाँ पर अब गोल गुंबद आ जाता है ताजमहल के बाद। ठीक है, तो NCERT की बुक में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, जो आप सभी लोग अगर खुद से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा आपको समझ आएगा। यहाँ पर गुंबद का ढोल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, गोल गुंबद की बात करें तो गोल गुंबद जो है ये कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में स्थित है। और यह गुंबद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, 1489 से 1686 ईस्वी के आसपास इसका समय है, टाइम पीरियड है। और इसे स्वयं सुल्तान ने अपने जीवन काल में बनवाना शुरू किया था और इसका काम पूरा ना होने के बावजूद यह एक शानदार इमारत है। और मकबरे में कई छोटी बड़ी इमारतें हैं, जैसे कि भीतर आने के लिए विशाल दरवाज़ा है, एक नक्कार खाना, एक मस्जिद और एक सराय जो दीवारों से घिरे एक बड़े बाग के भीतर स्थित है। गुंबद का एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है और ढोल पर एक शानदार गुंबद टिका हुआ है, जिसके कारण उसे यह नाम दिया गया। यह गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से बना है और इसे प्लस्तर से संवारा गया है। गुंबद की इमारत की हर दीवार 135 फुट लंबी, 110 फुट ऊंची और 10 फुट मोटी है। ढोल और गुंबद दोनों को मिलाकर इस इमारत की ऊंचाई 200 फुट से भी ऊंची चली जाती है। मकबरे का एक वर्गाकार बड़ा कक्ष है और 125 फुट व्यास वाला गुंबद है। यह मकबरा 18,337 वर्ग फुट में फैला हुआ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा जो है माना जाता है। मकबरे के बड़े कक्ष में सुल्तान, उसकी बेगमों व रिश्तेदारों की कब्रगाहें हैं। उनकी असली कब्रें जो है वो नीचे तहखाने में है। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं। वर्गाकार आधार पर बना अर्धगोलाकार गुंबद बगली डाट के सहारे बनाया गया है। इन बगली डाटों ने गुंबद को तो आकार दिया, साथ ही उसके भार को नीचे की दीवारों पर डाल दिया। बगली डाटों में चाप, जालियों या तारकाकार रूपों वाली प्रणालियाँ बनी हुई हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में और इसका PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और भी PDF वहाँ दिए गए हैं इसके पहले भी।
नीचे है आपकी ये जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो जामा मस्जिद के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्यकालीन भारत में स्थान स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई, जहां नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे, जहां पर हर जुम्मे यानी शुक्रवार को दोपहर बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। ऐसी सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों का इकट्ठा होना जरूरी था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम में एक खुतबा को पढ़ा जाता था और यह आम प्रजा के लिए बनाए गए उसके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है जानने के लिए। जामा मस्जिद का यहाँ पर रेखा चित्र आपको दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य द्वार है। ठीक है, मुख्य द्वार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको एक तालाब देखने को मिल रहा है, मेहराब है, द्वार बनाए गए हैं यहाँ पर, लीवान। ठीक है, और यहाँ पर सराय यानी सहन। ठीक है, किबला और धौरहरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये किबला है, द्वार है, मेहराब है, तालाब, मुख्य द्वार, सहन, लीवान और यहाँ धौरहरा। तो ये है जामा मस्जिद का रेखा चित्र। नीचे आपका अभ्यास कार्य दिया गया है जो कि 11 के स्टूडेंट के लिए है, और आप सभी ने अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया होगा और इसका PDF भी दिया जाएगा, तो वहाँ आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़ें आप एक नोट्स में नोट करते चलें, जैसे कि जो TGT PGT के स्टूडेंट हैं या फिर KVS NVS के हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने नोट्स में नोट कर लिया करें। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जुड़े रहें चैनल से, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे इस चैनल पे आपको TGT PGT की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी, साथ ही आपके DSSB की, नेट JRF, तो इन सभी के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं और साथ ही चैप्टर को भी पढ़ाया जाता है। तो इसके पहले भी चैनल पे बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है तो सभी वीडियो को देखें, निश्चित ही वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।